पांचवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोगों का पांचवा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेविटी के बहुत ज्यादा, या यूं कह सकते हैं कि दुनिया के ऊपर जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो ग्रेविटेशन है। इसकी वजह से बहुत से फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना अकर कर रहे होते हैं। और ग्रेविटेशन में हम मुख्तलिफ फैमिली बॉडीज की जो मूवमेंट है, जैसे ये आपके सामने सोलर सिस्टम नजर आ रहा है, इसमें जो मुख्तलिफ सेटेलाइट्स और प्लैनेट्स और स्टार्स और गैलेक्सीज वगैरह वगैरह जो मूव करते हैं, वो भी आप इसी चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। और अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो आइडिया दिया था या इसके बारे में सोचना शुरू किया था, वो भाई साहब कौन थे? इज़ैक न्यूटन ही थे। और उन्होंने आइडिया ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और 1665 में शाम का वक्त था कि जब उसने सूरज के इर्द गिर्द जो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उस मिस्ट्री को सॉल्व किया, और उसके जहन में इसका कॉन्सेप्ट आया कि ये किस तरीके से जो है वो प्लैनेट्स या सितारे सूरज के गिर्द घूम रहे होते हैं। और उसको ये आइडिया कहाँ से आया था? बेसिकली वो किसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और जब उसके सर के ऊपर एक क्या गिरा है, केला गिरा, सेब गिरा, तो फिर उसने इसके बारे में सोचना शुरू किया। और फिर वहां से जो है वो मुख्तलिफ थ्योरीज वगैरह और ये चीजें डेवलप होना शुरू हुई। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती के न्यूटन के मुताबिक हम लोगों को, न्यूटन ने जब सोचा कि ये जो फल गिरता है, जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो पता चला कि वो बेसिकली अर्थ जो है वो हर बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है। और जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है, उस फोर्स को नाम दिया गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, तो यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैं यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट भी कर देता हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ पर देखें कि देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ही नेम दिस फोर्स एज ग्रेविटेशन। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि हम ऐसा करते हैं पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं और फिर हम उस पॉइंट की तरफ भी आ जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं किसकी तरफ? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट ये है कि आपकी कोई भी एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। हर बॉडी किसी दूसरी बॉडी को क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। इवन मैं और ये शोकेस एक दूसरे को खींच रहे होंगे आपस में, वो मुझे खींच रहे, मैं उसे खींच रहा हूँ। कोई भी बॉडी हो, कोई भी चीज हो, वो दूसरी बॉडी को खींच रही होती है। और किस फोर्स से खींच रही होती है? वो ये कहते हैं, अच्छा, विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कि अगर मेरा मास m1 है और जो चीज मुझे अपनी तरफ खींच रही है उसका मास m2 है, तो जिस फोर्स से मैं उसको और वो मुझे खींच रहा है वो बराबर होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मासेस के m1 और m2 दोनों मासेस को मल्टीप्लाई कर दें। जितना ज्यादा हमारा मास होगा उतनी ज्यादा जोर से या उतनी ज्यादा फोर्स से ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या करेंगी? अपनी तरफ खींचेंगी। और ये जो फोर्स है जिससे दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी उनका जो डिस्टेंस है आप उसका स्क्वायर लें तो उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर आप डिस्टेंस ज्यादा करते रहेंगे तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। अब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ये दो चीजें जो है ये समझने की जरूरत है। अगर हम इसी सिनेरियो को, हम इसी स्टेटमेंट को एक स्फीयर कंसिडर करते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या बात होगी? बात ये होगी कि दो बॉडीज हैं। एक बॉडी जो आपके सामने नजर आ रही है, ये ब्लू कलर की बनाई हुई ब्लू कलर का स्फीयर, एक का मास m1 है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। और जो दूसरी बॉडी है जो पिंक कलर से नजर आ रही है उसका मास क्या लिया जा रहा है? वो यहाँ लिख देता हूँ m2 के बराबर वो उसका मास आ जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है इन दोनों के दरमियान, यानी इसके सेंटर के दरमियान और इसके सेंटर के दरमियान, उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कहा कि ये दोनों बॉडीज या दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। यानी जो फोर्स लगेगी m1 भी इस तरफ को खींच रहा होगा
और उसके अगर आप इस वाली को F पॉजिटिव लेंगे तो इसके ऑपोजिट फोर्स इस तरफ से भी लग रही होगी जो कि M2 उसकी तरफ जा रहा होगा, वो -F के बराबर ली जाएगी। ठीक है, सही है। हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने ये बात की कि ये जो भाई F है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने ये सिंबल प्रोपोर्शनल का बताया है आप लोगों को? हाँ, आप शायद छुट्टी पे होंगे, बाकियों को पता है? अच्छा, ये प्रोपोर्शनल का साइन है। जब भी दो चीजें में पहले चलें, आपको प्रोपोर्शनल का बता दे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। अगर दो क्वांटिटीज फिजिक्स में वेरिएबल्स होते हैं, हम उनको क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। अगर दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी फर्ज करें मैं कहता हूं सर्दियां, टेम्परेचर और सेल ऑफ मूंगफली बी, जैसे जैसे सर्दियां होंगी वैसे वैसे मूंगफली की सेल ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा होगी। यानी जब ए की सर्दियां ज्यादा होंगी तो सेल भी ज्यादा होंगी, और अगर सर्दियां कम होंगी तो सेल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब दोनों एक चीज में आप चेंज लेके आते हैं, उसकी वजह से, उसकी कॉज की वजह से क्या होता है, दूसरी चीज भी कम होगी, या एक ज्यादा करें और दूसरी भी ज्यादा हो, दोनों सेम डायरेक्शन में चेंज आए तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शन में होता है कि मौसम की गर्मी या मौसम टेम्परेचर का ज्यादा होना, गर्मी ज्यादा होना, और फिश की सेल, गर्मियां जैसे जैसे आती हैं मछलियों की कंजप्शन, मछलियों की सेल क्या हो जाती है? कम होना शुरू हो जाती है। यानी अगर ए ज्यादा होगा तो बी क्या होगा? कम होगा। इस तरह के रिलेशन को जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा होता है, हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। अच्छा, अब वहां पे, अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप सिंबल में कैसे लिखते हैं? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। जब नीचे लिख दिया ना, डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो इसका मतलब है ये दोनों क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फिजिक्स में, मैथ्स में, हम आगे जाके, आपके 10th में पूरा चैप्टर है, जब भी इस साइन को हटाएं और इसकी जगह इक्वल टू लगाना चाहें, तो वो इक्वल टू के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट भी आता है, आप उसको के कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और साथ फिर बाकी वैल्यूज एज इट इज आ जाती है। यानी एक अल्फा की जगह ये दो सिंबल्स आते हैं। ठीक है, कि जब आप प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो साथ कांस्टेंट भी आता है। अब हम आ जाते हैं वापस इसी स्टेटमेंट की तरफ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पहले क्या कह रहे थे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट किसको कहते हैं? मल्टीप्लाई करने को, यानी m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। ठीक है। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि एम जो क्या थी, फोर्स थी, एफ ए लिख दिया मैंने, चलो ठीक कर देता हूँ, एफ। दूसरी बात क्या थी कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सही है। अच्छा, अब अगर इन दोनों बातों को कंबाइन करके एक में लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना? अच्छा, और अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें फिर क्या होगा? फिर पार्टी होगी, f इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम इस केस में कैपिटल G कहेंगे, m1 m2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। ठीक है। तो ये जो आपकी ग्रीन कलर की स्टेटमेंट, जो कि शायद हल्की नजर आ रही होगी, ये जो ग्रीन कलर की इक्वेशन है, ये आपकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है। अब क्या करना है, ये आप लोगों के मैं देख लेता हूँ ये पॉइंट्स आगे, बल्कि आप देखें ये लिखे हुए हैं जो मैंने मैथमेटिकल रिलेशन लिखे, लिखी हुई डेरिवेशन सारी नहीं लिखी हुई। तो अब आप लोग ये करें कि कंसिडर वाली स्टेटमेंट लिखें, ये दोनों स्फेयर्स बनाएं, उसकी लेबलिंग करें, और फिर नीचे ये डेरिवेशन वाले 3-4 स्टेप्स हैं। हाँ बस ठीक है, अगले पेज पे है। ठीक है, अमन हुसैन, समझ आया ये कैसे डिराइव की है? ये लिखी है ना,
अच्छा, तो अब हमारे, क्योंकि हमने कहा कि जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इस जी की वैल्यू को हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन है, और इसकी वैल्यू बराबर होती है किसके, 6.673, ये हाइलाइटर को क्या हो गया, 1 मिनट, 6.673 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, सही है। ये उतार लें शाबाश, ये यहाँ से ऊपर से लेकर शुरू करें और ये सारा उतार लें यहाँ तक।